सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आखिर केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे इतने सारे एलिमेंट्स का हमारे एग्जिस्टेंस में आए और हम इन चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं। मतलब आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 200 साल पहले इतने सारे एलिमेंट्स नहीं थे। आज की डेट में 118 एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं हमारे पास, राइट। तो वो किस वे में अरेंज किया गया है, क्या ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। तो जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोब्रेनर, और उन्होंने जो अपना रूल दिया था तो उसे हमने बोल दिया डोब्रेनर का ट्रायड। तो ये जो ट्रायड था, ये ट्रायड का मतलब है ट्रायंगल, 3 एंगल, तो ट्रायंगल। तो इसी तरह ट्रायड इन्होंने दिया। तो इन्होंने बताया था कि अगर हम लिथियम, इनके टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स थे नहीं, ठीक है, तो अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ले लेते हैं, अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ले लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर हम इनके एटॉमिक मास, अच्छा एक बात और याद रखनी है कि ये जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने इन चीज़ों को किस वे में अरेंज किया। इनको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पता था, किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में पता था। ओनली ही न्यू अबाउट ओनली एटॉमिक मास। इनको एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता था। तो इन्होंने एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज किया हुआ है। यानी कि लिथियम का एटॉमिक मास आपका हो जाता है 6.9 होता है, तो मैं 7 लिख रहा हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक मास हो जाता है आपका 39। ओके, कितना, 39 हो जाता है। तो इन्होंने ये बताया था कि अगर हम पहले और तीसरे का एवरेज लें, तो हमें दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा, तो क्या बोल रहे हैं, एवरेज लेने को बोल रहे हैं। क्या, एवरेज। तो देखो, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, और एवरेज का मतलब 2 लोग हैं तो अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 46/2, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 23। तो आप पीरियोडिक टेबल में चेक करो और आपको सच में यही चीज़ मिलेगी कि जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक मास क्या है, 23 है। तो इन्होंने किस बारे में बात किया था, एटॉमिक मास के बारे में। इन्होंने और भी एलिमेंट्स लिए थे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन्होंने और भी एलिमेंट्स लिए थे जो कि आपको अगर पढ़ना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और बाकी अगर कर सकते हो तो इस वाले को भी, लेकिन एक एग्जाम्पल ज़रूर आपको याद रहना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो मैं तो कहूँगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला याद रखो और आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे साइंटिस्ट के पास। इनके बाद आते हैं हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड। तो इन्होंने जो अपना लॉ दिया था तो उसको हमने बोल दिया न्यूलैंड्स ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव इन्होंने बताया था। तो आखिर ये क्या है, इसके बारे में देखो। तो ऑक्टेव, जैसे कि ऑक्ट से हमें पता चला किसी 8 के बारे में बात हो रही, 8। जैसे यहाँ ट्रायड यानी कि 3 चीज़ों की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या बात हो रही, ऑक्टेव के बारे में बात हो रही। तो ऑक्टेव के बारे में इन्होंने ये बोला था कि इनके टाइम पे जो एलिमेंट्स आए थे, लगभग 56 एलिमेंट थे जो कि नोन थे। इनके टाइम पे लगभग 30 एलिमेंट्स ही नोन थे, तो इन्होंने अपने हिसाब से अरेंज किया। ये भी है, ये जो है ना, इन्होंने भी जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे। तो इन्होंने ये देखा कि जैसे इन्होंने पुट किया पहले हाइड्रोजन को, हीलियम को छोड़ दिया, फिर इन्होंने लिथियम रखा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन, ये लिया इन्होंने। और 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन उन्होंने नीचे रख दिया था, फ्लोरीन उन्होंने नीचे रखा था। तो इन्होंने बोला कि हर 8th एलिमेंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हो गए। और हर 8वां एलिमेंट क्या कर रहा है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट कर रहा है। तो इन्होंने इस चीज़ को कैसे बताया था, फ्लोरीन को इन्होंने नीचे रखा। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारे म्यूज़िकल नोट्स नहीं होते, म्यूज़िकल नोट्स क्या होते हैं,
म्यूज़िकल नोट्स होते क्या हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर सा आ जाता है, राइट, सा आ जाता है। ऐसे यहाँ पे भी क्या आ रहा था? फ्लोरीन आ जा रहा था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखो यहाँ फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन उन्होंने वो टेबल देखना आप बुक में अपने, तो एकदम नीचे रखा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर सा आ जा रहा है, तो हर 8वां एलिमेंट क्या कर रहा है? दोबारा से रिपीट हो रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला था? ऑक्टेव रूल। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और कोशिश करते हैं। देखो देखो अच्छे से देखना, ये ऑक्सीजन तक हो गया था ना, तो फ्लोरीन को इन्होंने कहाँ रखा है? नीचे रखा है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद नियॉन को छोड़ा और उसके बाद इन्होंने क्या रखा? सोडियम, जिसका टर्म नंबर 11 होता है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड देन फॉस्फोरस एंड देन सल्फ़र। अब देखो अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस चीज़ पे नोटिस करना कि जो वैलेंसी होती है ना लिथियम की, सोडियम की, वो दोनों की +1 होती है। बेरिलियम, बोरॉन दोनों की +2 होती है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दोनों की +2 होती है। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम दोनों की 3 होती है। और कार्बन एंड सिलिकॉन की +4 होती है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की -3 होती है। और ऑक्सीजन और सल्फ़र की -2 होती है। तो ये वैलेंसी निकालना क्या आपको आता है? अगर नहीं आता है तो ज़रूर सीख लेना, और अभी मैं बताता हूँ, चलो तब भी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? अगर आप अच्छे से देखो कि हर 8th एलिमेंट, कैसे गिन रहे हैं 8th एलिमेंट? देखो इसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम का भी +1 था, सोडियम का भी +1 है, इसलिए हमने बोला कि 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ फिर से गिनो, बेरिलियम का +2 है ना, तो देखो बेरिलियम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग। इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक भी जगह खाली नहीं छोड़ी, और इन्होंने भी क्या किया था? कोबाल्ट और निकल को साथ में रख दिया था। कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास होता है 59। अब 2 एलिमेंट्स एक ही डब्बे में कैसे आ सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है ना, तो यही एक कमी रह गई थी। आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा था, तो ये भी इनकी कमी थी। थर्ड साइंटिस्ट जो हमारे आए उनका नाम था मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, इन्होंने फर्स्ट टाइम रियल में टेबल बनाई। और जब इन्होंने, ये हमारे लिए एक ग्रेट साइंटिस्ट भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें सोचा समझा और फिर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। कैसे? इन्होंने एक तो पहले जो हॉरिजॉन्टल वाले थे उन्हें रोज़ बोला, और जो वर्टिकल वाली लाइन थी उसे कॉलम जो वर्टिकल वाली लाइन थी उसे ग्रुप बोला, और जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन थी उसे क्या बोला? पीरियड्स। ओके, तो रोज़ को पीरियड और कॉलम को ग्रुप बोला। तो इन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे और 12 पीरियोडिक टेबल बनाए, 12 पीरियड्स बनाए थे, तब इनका पीरियोडिक टेबल बना। इनके पीरियोडिक टेबल में स्पेसेस छूटे हुए थे, मतलब इन्हें पता था कि इस जगह पे नया एलिमेंट कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो उन्होंने स्पेस फ्री छोड़ दिया था। इनके में भी ये प्रॉब्लम आई थी, कोबाल्ट और निकल की प्लेस, ये कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा था इन्होंने। तो जिसने भी एटॉमिक मास के बेस पे एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है अपनी टेबल पे, तो उनके साथ कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम आई ही आई है। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, तो आप अगर बुक पढ़ोगे तो इनकी लिमिटेशंस ज़रूर याद रखना। जैसे कि इनकी है कोबाल्ट और निकल वाली लिमिटेशन है पहली, और दूसरी इनकी लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने क्या किया था, इसके नीचे ऑक्सीजन सल्फ़र के नीचे इन्होंने फेरस यानी कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ रख दिया, सल्फ़र के साथ रख दिया। तो ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो आयरन होता है वो कितना मतलब सॉलिड होता है, और ये ऑक्सीजन और सल्फ़र क्या है? ये तो गैस है। तो ये भी इनकी लिमिटेशन थी। इनमें देखिए, और इनका ऑक्टेट में एक और लिमिटेशन थी कि इनका जो ऑक्टेट है इट वाज लिमिटेड टू ओनली 1 to 20, कैल्शियम तक ही इनका ऑक्टेट लिमिटेड था। अब मेंडलीव की बात कर रहे हैं, तो मेंडलीव में भी इनकी पहले तो खूबियाँ आपको बतानी, वही कि इन्होंने फ्री स्पेस छोड़ा था और इन्होंने रोज़ एंड पीरियड्स में सब कुछ किया था, ग्रुप्स एंड पीरियड्स बताया था। तो ये आप पढ़ लेना बुक में, अब मैं यहाँ पे लिखने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो अपने से, मैं बस बोल दे रहा हूँ। तो इनमें कमी क्या थी?
इनके डीमेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं मेंडलीव के। तो मेंडलीव के जो डीमेरिट्स थे, उन्होंने आइसोटोप के बारे में उस टाइम पता नहीं था, तो उसमें थोड़े से वेरिएशन में इन्हें प्रॉब्लम आई। फिर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन की भी प्लेस समझ नहीं आ रही थी, यानी कि उसका वैलेंसी तो +1 है, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि वो हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, यानी कि H2 बना रहा है और F2Cl2 Br2 इस तरह के हमारे हेलोजन्स बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हुई। फिर हमने ये भी देखा कि आखिर जब मेंडलीव्स ने अपनी चीज़ें बताई, उसके बाद हमें ये समझ में आया कि उनका जो एटॉमिक मास अगर इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से लिया था, तो कोबाल्ट और निकल वाली प्रॉब्लम इनके साथ भी आई। इन्होंने एक ही ब्लॉक में कोबाल्ट और निकल को रख दिया था, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आपके बुक में जो लिमिटेशंस हैं उसको ज़रूर पढ़ लेना, जो मेरिट्स हैं वो भी ज़रूर पढ़ लेना। इस तरह से हम लोग आगे मेंडलीव को कवर कर लिया हमने। अब हम लोग 4th वाले साइंटिस्ट पे चलते हैं, जिनका नाम है हेनरी मोसले। तो इन्होंने, जब इनका टाइम आया ना, इस टाइम पे साइंस में एडवांसमेंट हुई और हमें नई चीज़ के बारे में पता चला, जिसको हम कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट टाइम इन्हें पता चला कि एटॉमिक नंबर जैसा भी कुछ होता है। अदरवाइज इन सबको एटॉमिक मास के बारे में पता था। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बारे में जब पता चला, तो एटॉमिक नंबर का मतलब था कि ओनली प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इनको ये जो फ़ायदा हुआ था ना, इनको यही फ़ायदा हुआ था कि इन्हें ये पता चल गया था कि आखिर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। और जैसे ही इन्हें ये बात पता चली, तो इन्होंने जब एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लगाया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। जैसे कि कोबाल्ट और निकल की जगह सब लोग एक जगह रख रहे थे, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या था, 59 था। तो इन्होंने जैसे ही एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोबाल्ट पहले आ गया 27 एटॉमिक नंबर, और निकल का एटॉमिक नंबर 28 आ गया। तो ये फ़ायदा हुआ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करने पे। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि देखो, सब ने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी, लिमिटेशंस थे। लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर रखा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हो गई। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो उसके बाद हम यही देखेंगे कि अगर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई, तो किस बेसिस पे बनाई। तो उस पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये वैलेंसी हम पता कैसे करते हैं। तो क्या आपको 9th में KLMN नाम के शेल्स पढ़ाए गए थे? तो बोहर ने एक फार्मूला दिया था, जो बोहर का फार्मूला था वो क्या था, 2n²। इससे हम इससे क्या कैलकुलेट कर रहे थे, इससे हमें ये पता चल रहा था कि आखिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हर शेल में। तो ये शेल नंबर 1 था, ये शेल नंबर 2 था, ये शेल नंबर 3 था, और ये शेल नंबर 4 था। तो अगर पहले शेल की बात करते हैं तो n की जगह 1 रखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो k और 1 रखा तो स्क्वायर हो गया। तो ये कितने हो गए, मैक्सिमम इसमें कितने आ सकते हैं, 2। उसके बाद देखो जब हम L की बात करते हैं तो 2 और सेकेंड शेल तो स्क्वायर। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2 और फिर 3 रखा, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसमें, 3 3 = 9 और 9 2 = 18, और इसी तरह 4 रखोगे तो 32 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये बात पता चली। तो अभी हम लोगों को सिर्फ ज़रूरत है यहाँ तक की, और यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 है। तो हाइड्रोजन का अगर हमें बनाना है, तो पहला शेल देखो, ये रहा आपका हाइड्रोजन पूरा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो पहला शेल, के शेल, अगर हम इससे देखें तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करने की कोशिश करता है। फिर देखो तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। फिर हीलियम की बात कर लेते हैं, हीलियम। तो हीलियम की अगर आप बात करते हो तो ये रहा आपका हीलियम, और ये पहला शेल यानी कि के शेल। अब देखो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 है। तो जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि न्यूट्रल है।
तो देखिए ये 2 है ना, ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे भर दिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका पेट अब भर चुका है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, अभी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी कहते हैं, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो अगर ये लिथियम है तो पहला शेल क्या हो गया, के शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ रखें, तो हमें नया वाला शेल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जैसे ही नया शेल आया तो वहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब बताओ, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी थी, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 मैक्सिमम। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन ले आ पाना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, इसीलिए इसका जो वैलेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है, +1। तो इसी तरह आप बढ़ते जाओगे, जैसे लिथियम हो गया, फिर आपका बेरिलियम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 4 है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +2। ठीक, इसका वैलेंसी हो गया आपका +2। ये बेरिलियम हो गया। उसके बाद क्या होता है, बेरिलियम के बाद आपका बोरॉन आता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इसका हो जाता है +3, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 3। 5 को मंगाना मुश्किल है और डोनेट करना आसान है, इसीलिए हमने इसको +3 कर दिया। फिर उसके बाद देखो कार्बन आता है, एटॉमिक नंबर 6, इसका +4 होता है वैलेंसी। फिर हम नाइट्रोजन देखते हैं। अब ये बताओ, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 पहले वाले शेल में 2 आएंगे, और उसके बाद वाले शेल में कितने आएंगे, 5। तो अब खुद सोचो, आप खुद सोचो कि अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या वो उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, -3। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, राइट। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, दूसरे शेल में। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में, यानी कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना आसान है, डोनेट करना आसान है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को मंगाना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को मंगाना आसान है, तो इसका -2 हो जाता है, राइट। इसी तरह फ्लोरीन का -1 हो जाएगा। और 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का आपको करना ज़रूरी है, आप ऐसे वैलेंसी निकाल लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो इस तरह से हमने इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रेंड है हमारी पीरियोडिक टेबल में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। प्लीज़ राइट डाउन दीज थिंग्स, और इनको पढ़ना ज़रूर, बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल यही तरीका है, इससे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स को पता कर लेना। ओके, थैंक यू।